क्या खूब कहा है। इतना भी गुमान न कर अपनी जीत पे है बेखबर। तेरी जीत से ज्यादा चर्चे मेरी हार के हैं। और शायद यही कह रही होगी श्रीलंकाई टीम। शानदार शनाका, बेहतरीन श्रीलंका, और पाकिस्तान के पास कोई जवाब नहीं। पाकिस्तान मैच तो जीत गई बट दिल नहीं जीत पाए। और आखिरकार जीत जो फाइनल विनर हुए वो हुई न्यूजीलैंड। बेहतरीन इनिंग श्रीलंका की। पाकिस्तान ने बहुत बढ़िया शुरुआत की, अच्छा खेला, अच्छा टोटल स्कोर पे लगाया। बट जो दोनों टीमों में डिफरेंस थी और जो कॉर्पोरेट लर्निंग भी थी, एबिलिटी टू सी द बिगर पिक्चर। पाकिस्तान ने कभी वो देखा ही नहीं कि श्रीलंका को 147 पे रिस्ट्रिक्ट करना है। मुझे कहीं भी वो एफर्ट लगा ही नहीं, वो अग्रेसिव बॉलिंग, वो अग्रेसिव माइंडसेट, उस तरीके की फील्डिंग कि हमें किसी भी तरीके से उस रिक्वायर्ड रन रेट 147 पे ही श्रीलंका को रिस्ट्रिक्ट करना है। और वहीं श्रीलंकाई टीम सिर्फ एक टारगेट लेकर के मन में चल रही थी, और वो टारगेट था जीत का लक्ष्य। 28 रन चाहिए आखिरी ओवर में, और उसमें 4 गेंदों में 22 रन बना देना। और आखिरी 2 गेंदें वो भी बहुत टाइट एम्पायर कॉल के कारण। तो इसमें मैं जीत तो मानूंगा श्रीलंका का। दिल जीत लिया, बेहतरीन श्रीलंका। नरेश, इसके बारे में आप अपनी टिप्पणी बताएं। बहुत सही बोला विनाश। ये जो मैच हुआ ना, पाकिस्तान और श्रीलंका वाला, बेशक इसमें खेल पाकिस्तान और श्रीलंका रहे थे, जीता न्यूजीलैंड इन टर्म्स ऑफ द रिटर्न, क्योंकि सेमीफाइनल की टिकट जो मिली वो न्यूजीलैंड को मिली। लेकिन जो दिल जीता, नो डाउट श्रीलंका ने जीता। अनडाउटेडली वो अपना बेस्ट मैच खेले। बेशक इससे उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट बहुत अच्छा चेस किया था, जिसमें पथुम निशंका ने सेंचुरी मारी थी। लेकिन जो स्पिरिट इस मैच में दिखाई इन्होंने, इस मैच में, क्योंकि कोई श्रीलंका की बात नहीं कर रहा था, इस मैच में सिर्फ पाकिस्तान और न्यूजीलैंड की बात हो रही थी कि कौन सेमीफाइनल में जाएगा, पाकिस्तान के लिए क्या मार्जिन है, वो बैट फर्स्ट करते हैं या सेकंड करते हैं, तो किस हिसाब से जीतने पे उनको। तो इसमें श्रीलंका का कोई डिस्कशन था ही नहीं, जैसे श्रीलंका नॉन एग्जिस्टेंट हो, जबकि उनकी सरजमी पे मैच हो रहा है, वर्ल्ड कप के को होस्ट हैं वो, तो उनको भी प्रूव करना बहुत ज़रूरी था। और जब ये मैच शुरू हुआ तो फ़खर जमान और साहिबजादा फरहान दोनों ने बहुत अच्छा स्टार्ट किया। इनफैक्ट जमान मिडिल ऑर्डर में खेल रहे थे पिछले 2 मैचेस में, उनसे ओपन कराया गया जो वो पहले हमेशा करते थे। इनफैक्ट जब वो आए थे पाकिस्तान टीम में ओपनर के तौर पे आए थे, बहुत अच्छा स्टार्ट दिया। इनफैक्ट उनको ओपनिंग ही करनी चाहिए, जो उनका बैटिंग स्टाइल है, जो हम लोग देखते हैं कि सहवाग या अफरीदी इस तरह के बैट्समैन रहे हैं, ओपनिंग पे सबसे ज़्यादा सक्सेसफुल रहे हैं, वही केस फ़खर जमान का है। तो बहुत अच्छा एक ये स्टेप था कि ओपन कराया गया, और बहुत अच्छा स्टार्ट था। फरहान अच्छा खेल रहे, पूरा टूर्नामेंट में अच्छा खेल रहे। कल उन्होंने कोहली का रिकॉर्ड भी तोड़ा, जो एक T20 वर्ल्ड कप एडिशन में सबसे ज़्यादा रन का है। कोहली के 319 रन थे, 319 रन 2014 एडिशन में, तो वो उन्होंने तोड़ा। 2 सेंचुरीज़ लगाई इसी सीज़न में, तो उनके लिए बहुत अच्छा वर्ल्ड कप रहा एज अ बैट्समैन, बट उनकी टीम के लिए उतना ही ख़राब। दूसरे एंड पे हम लोग फील्ड पे तो मैच देख ही रहे थे, ऑफ फील्ड बहुत सारी बातें होती है। तो जब पाकिस्तान इतना एक्सपेक्टेड नहीं था कि इतना अच्छा खेलेंगे बैटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से, बॉलिंग उनकी ठीक ठाक रही है। तो जब उनका ओपनिंग स्टैंड चल रहा था 100 पार, 150 पार, 170 के आसपास उन्होंने ओपनिंग स्टैंड जो लिया ना, तो सोशल मीडिया भरा हुआ था मीम से कि ICC की स्क्रिप्ट है या मैच फिक्स हो गया है। श्रीलंका को, जो श्रीलंका में पीछे एक ट्रेजिडी हुई थी, तो वहाँ पाकिस्तान से बहुत सारे चावल भेजे गए थे रिलीफ एड में, ये उसका एहसान चुका रहे हैं क्या, या पैसा पहुंच गया है, या ICC ने बोला है कि नहीं पाकिस्तान का सेमीफाइनल में बहुत ज़रूरी है जाना, कि इंडिया पाकिस्तान मैच करवाएंगे फाइनल। इस तरह की बहुत सारी बातें चल रही थी, और एक्चुअली ये सब हवा में नहीं थी, ऐसा लग भी रहा था, क्योंकि बहुत सारी बॉल्स आप देखो जो बाउंड्री पे जा रही थी, वो आपको लग रहा था कि ये बॉलर ऐसी बॉल, चमीरा दुष्मंता चमीरा ने इतना अच्छा उनका वर्ल्ड कप रहा है बॉलिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से, लेकिन वो ऐसे रन खा रहे थे। तो मधुशंका रन खा रहे थे, और फील्डर्स कैचेस छोड़ रहे थे, इजी फील्डिंग छोड़ रहे थे, तो ऐसा लग भी रहा था एक पॉइंट पे। लेकिन जब आखिरी 3-4 ओवरों में जो श्रीलंका ने कमबैक किया, मैच को पकड़ा, वापस लेके आए, और उसके बाद बैटिंग में आपने बिल्कुल ठीक बोला, पाकिस्तान की वो इंटेंसिटी नहीं थी। शाहीन अफरीदी का जो पहला ओवर था, इनफैक्ट नसीम को पहला मैच खिलाया, जो पथुम निशंका ने अपना विकेट दिया उनको, उनकी सेकंड या थर्ड बॉल थी, विकेट से बिल्कुल साइड हट के चले गए थे। तो वहाँ पे भी ऐसा लग रहा था कि ये लोग शायद विकेट देने के लिए ही आए हैं, क्योंकि वो कोई सेंस नहीं बनता था कि अभी मैच में 7-8 बॉलें हुई हैं, उसमें आप अपना एक पेसर को विकेट छोड़ के आप खड़े हो जाओ, बिल्कुल आप विकेट का पेस नहीं देख रहे हो, आप बॉलर को नहीं देख रहे हो। तो वहाँ पे लग रहा था कि शायद ऐसा तो नहीं कि पाकिस्तान को मैच देने की कोशिश हो रही है। बट
कुछ इनिशियल हिकअप्स के बाद श्रीलंका की पार्टनरशिप आनी शुरू हुई। जब उन्होंने 147 रन का वो बैरियर तोड़ा तो श्रीलंका का क्राउड उस मैच के अंदर घुसा। तो वहाँ कहीं ना कहीं वो छोटे मोटे बैटल्स उस मैच के अंदर भी चल रहे थे कि हम पाकिस्तान को मैच जीते या ना जीते, सेमीफाइनल में नहीं जाने देंगे। हम लोग इतने इजी वॉकओवर्स नहीं है कि हम लोग को कोई भी ऐसे हरा के चला जाए। तो श्रीलंका का क्राउड ये समझ रहा था। 147 क्रॉस करते जो ग्राउंड में चीयर था उससे आपको समझ में आ रहा था कि क्राउड अलर्ट था उस बात को लेके। और उसके बाद जो दासुन चनाका ने कैप्टनसी दिखाई अपनी, भाई सब जो पारी खेली, जो इनिंग्स थी वो इनिंग्स ऑफ अ लाइफ टाइम थी। वो शाहीन अफरीदी को जो 3 छक्के मारे लास्ट ओवर में ना, तो लेग साइड वाला फिर भी आप देखते हो कि वो रेगुलेशन शॉट है। जो एक्स्ट्रा कवर पे छक्का मारा 97 मीटर्स का, ऑफ साइड पे छक्का मारना आसान नहीं होता। और 97 मीटर्स आप जब अपना फुल स्विंग लेते हो ना, मिड विकेट पे भी 97 मीटर बहुत बड़ा छक्का होता है। एक्स्ट्रा कवर पे 97 मीटर्स बहुत बहुत शानदार हिट था। लास्ट की 2 बॉल 6 रन रह गए थे, लग रहा था पाकिस्तान ये मैच हारेगा, लेकिन वहाँ पे अंपायर थोड़ा सा डाउटफुल कॉल था। लास्ट बॉल जो थी वो तो क्लियर वाइड थी। तो और इधर वो जैसे आईपीएल में हम लोग देखते हैं कि वाइड का भी एक रेफरल होता है, वो यहाँ पे रेफरल इस वर्ल्ड कप में नहीं है, तो इनके पास मौका नहीं था। एनीवेज श्रीलंका बहुत शानदार खेले, पाकिस्तान वर्ल्ड कप से बाहर, न्यूजीलैंड डिजर्वेडली सेमीफाइनल में। थैंक यू नरेश। अब आज बात करते हैं आज की इनिंग्स की, आज के मैच की बात करते हैं। अगर आज की मैच की बात करूं, महामुकाबला इंडिया और वेस्ट इंडीज के बीच में जो क्वार्टर फाइनल है ऑलमोस्ट, वो काफी मजेदार होने वाला है। अगर मैं दोनों टीमों की तुलना करूं, स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटीज, थ्रेट्स, इंडिया की स्ट्रेंथ है उनके ओपनर्स जो टॉप 3 हैं, सैमसन, अभिषेक शर्मा एंड ईशान किशन बेहतरीन खेल सकते हैं। मिडिल ऑर्डर में सूर्या एंड तिलक वर्मा गेम को चला सकते हैं, और लास्ट में आपके पास द लाइक्स ऑफ पांड्या, दुबे, रिंकू, अक्षर वो आपको पावर पंच दे सकते हैं। वेस्ट इंडीज की बात करूं तो 1 से लेकर के 8 तक के सारे पावर हिटर्स, मस्कुलिन पावर हिटर, अपने विलिंगनेस पे छक्के मार लेना, ये वेस्ट इंडीज टीम की एक यूएसपी है। एक भी प्लेयर उनका एक बड़ा मैच विनर बन सकता है, जो उनकी स्ट्रेंथ है। वीकनेस की बात करूं तो इंडियन टीम अनफॉर्चुनेटली स्पिन को उतना बढ़िया नहीं खेल पा रही है, या पेस ऑफ द बॉल पिक पे बढ़िया कर नहीं पा रहे हैं। अभिषेक शर्मा थोड़े शेकी लग रहे हैं, थोड़े कॉशियस। मुझे लगना चाहिए खुल के खेलना चाहिए उनको, रिजल्ट के बारे में बिना सोचे हुए खुल के अपना खेलें और कमाल करके दिखाएं। वेस्ट इंडीज की अगर बोलूं वीकनेस, तो वो टीम इंप्लोड कर सकती है। उनकी वीकनेस यही है कि इतनी रिस्क टेकिंग क्रिकेट खेलते हैं कि वो कब अपना विकेट्स गुच्छों में देते, बंचेस में विकेट दे देना, ये उनकी सबसे बड़ी वीकनेस है। नरेश, इसके ऊपर अपने कुछ कमेंट्स आप बताएं। बिल्कुल ठीक। इंडिया वेस्ट इंडीज़ दोनों खतरनाक टीमें, और वेस्ट इंडीज़ थोड़ी ज़्यादा खतरनाक है क्योंकि मर्क्यूरियल टीम है, अनप्रिडिक्टेबल है, किस दिन क्या कर जाए। तो वहीं इंडिया के साथ आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि इंडिया के बैट्समैन को आप जानते हैं उनका सबका खेलने का स्टाइल कैसा है। इंडिया के बैट्समैन जो पिछले 1-1.5 साल से इतना फेयरलेस क्रिकेट खेल रहे हैं, अभिषेक शर्मा शुरू करते हैं, पहली बॉल से मारना शुरू करते हैं, लेकिन इस वर्ल्ड कप में हमने देखा कि जहाँ पे थोड़ा सा पिच सपोर्ट नहीं करती तो ये लोग थोड़ा सा मेलो डाउन भी करते हैं, अपना गेम बदलते हैं। वहीं वेस्ट इंडीज़ के साथ ऐसा कुछ नहीं है, वो सिर्फ एक ही मकसद से आते हैं कि बॉल को बाहर भेजना है। अब चाहे वो बॉल शॉर्ट पिच हो, ओवर पिच हो, स्लो हो, फास्ट हो, बाउंसर हो, यॉर्कर हो, कोई मतलब नहीं है, बॉल को बाहर जाना है तो बाहर जाना है। तो इसके अंदर ये ऑब्वियसली हाई रिस्क है जो आप बोल रहे हो, डिफ़िकल्ट और थोड़ा सा हार्ट बीट बढ़ाने वाला मैच होगा। दूसरे एंड पे जो आप कुलदीप यादव की बात कर रहे थे, एक एंड पे हम लोग ये सोच सकते हैं कि कुलदीप यादव को होना चाहिए, लेकिन ईडन गार्डन्स हिस्टोरिकली स्पिन के लिए अच्छा रहा भी है। लेकिन फरवरी मार्च ये सीज़न में हम लोग बचपन से जो मैचेस देख रहे हैं ना, ईडन गार्डन्स में ड्यू बहुत ज़्यादा पड़ता है। सेकंड इनिंग्स में चेज़ करना बहुत इजी होता है, और अगर इंडिया की बॉलिंग सेकंड आती है तो उस वक्त आपके स्पिनर बिल्कुल ख़राब हो जाएंगे अगर ड्यू उस हिसाब से पड़ा। हालांकि इस वर्ल्ड कप में ये भी हमने देखा है कि आईसीसी के रूल्स हैं, हम लोग वो कुछ ड्यू ना पड़े वो स्प्रे करते हैं ग्राउंड पे। वो कितना असर करता है कितना नहीं, नॉट श्योर, लेकिन अगर ड्यू आया तो जो टीम चेज़ कर रही है उसको बहुत आसानी होगी। पहली इनिंग्स में बॉल यहाँ पे थोड़ा सा होल्ड करेगा, लेकिन अर्शदीप को हटाना मैं नहीं सोच सकता कि अर्शदीप को इस फॉर्म में हटाया जाए। विकेट टेकिंग बॉलर हैं, शुरू में विकेट लेते हैं, लास्ट में विकेट लेते हैं, और लास्ट में बॉलिंग भी बहुत अच्छी करते हैं, यॉर्कर्स में बहुत अच्छे हैं। तो उनको हटाना मुझे नहीं लगता कि टीम मैनेजमेंट इतने
क्रूशल क्लैश में ये रिस्क लेंगे। तो मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि टीम सेम रहेगी। वरुण चक्रवर्ती को बैक करेंगे। वरुण चक्रवर्ती केकेआर के लिए खेलते हैं, इंडियन गार्डन्स पे इतने ज़्यादा मैचेस खेलते हैं, तो उनका एक्सपीरियंस है उस ग्राउंड में। और बाकी लेंथ पे काम करना पड़ेगा। और हम लोग इनफैक्ट जब कुलदीप यादव की बात भी कर रहे हैं कि स्पिनर्स को ज़्यादा लेना चाहिए, जो लास्ट मैच साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट वेस्ट इंडीज़ ने खेला उसके अंदर पेसर्स का रिकॉर्ड बहुत अच्छा था। जो सबसे ज़्यादा मार पड़ी वो केशव महाराज को पड़ी, जो अकेले स्पिनर थे। तो मैं इतना ज़्यादा बैक नहीं करूँगा स्पिनर्स को ले जाने के लिए, क्योंकि ईडन गार्डन्स बहुत छोटा ग्राउंड है। वैसे तो उनके लिए एमसीजी भी बहुत छोटा है, वेस्ट इंडीज़ के जो बैट्समैन है, लेकिन ईडन गार्डन्स तो बहुत ही छोटा ग्राउंड है। तो स्पिनर्स को आप मिस टाइम भी करोगे ना, आपके स्लॉग स्वीप हैं, टो भी लगेगा तो छक्का जा सकता है, जो जिस पावर से ये लोग खेलते हैं। तो मुझे लगता है कि सेम टीम रहेगी। कुलदीप को शायद नहीं लेके आया जाएगा और सेम टीम को बैक करेंगे। बस अपने बॉलिंग परफॉर्मेंसेस पे ध्यान देना पड़ेगा। उधर पिछले मैच में हम लोग जिम्बाब्वे के अगेंस्ट बॉलिंग पे शायद ज़्यादा बात कर रहे हैं, क्योंकि शिवम दुबे को एक्स्ट्रा ओवर्स दिए गए थे, लेकिन वो सिर्फ प्रैक्टिस के तौर पे दिए गए थे, ताकि क्रूशियल जगह पे अगर शिवम दुबे को दोबारा लाना पड़ता है तो उनको वो मैच प्रैक्टिस रहे। तो वो जो स्कोर जिम्बाब्वे ने इंडिया के अगेंस्ट 180 क्रॉस किया था, वो शायद 150 भी नहीं होता अगर हम लोग रेगुलर बुमराह से उनके ओवर्स ख़त्म कराते, वरुण चक्रवर्ती के ओवर्स ख़त्म कराते। तो हम लोग को शायद इतना ध्यान या इतनी बात बॉलिंग पे करने की ज़रूरत नहीं है। चैम्पियन टीम है, डिफेंडिंग चैम्पियंस है, और मुझे लगता है आज वेस्ट इंडीज़ से पार पाने का रास्ता भी वो लोग ढूंढ लेंगे और बहुत ज़बरदस्त मैच होने वाला है। कुल मिलाकर के ये मैच काफी एक्साइटिंग होने वाला है। थैंक यू नरेश फॉर योर कमेंट्स। आप सब्सक्राइब करें चैनल को, और एक मजेदार कॉन्टेस्ट आप कमेंट बॉक्स में ये बताएं कि अगर आप टीम के कप्तान होते, इंडियन टीम के कप्तान होते, तो कौन सी स्ट्रैटेजी आप अपनाते। मेरे अनुसार से अगर मैं आज का कप्तान रहूंगा तो मैं स्पिन हेवी अटैक रखूंगा, और मैं अर्शदीप सिंह के जगह पे मैं कुलदीप यादव को लगाऊंगा। तो कुलदीप, अक्षर पटेल और साथ ही साथ वरुण चक्रवर्ती मेरे ये तुरुप के इक्के होंगे। पेस के लिए बुमराह, पांड्या, और मीडियम पेस के लिए शिवम दुबे काफी रहेंगे। ये मेरी स्ट्रैटेजी है। आप बताएं आपकी क्या स्ट्रैटेजी होगी अगर आप टीम के कप्तान होंगे। चैनल को करें सब्सक्राइब ऐसे ही मजेदार वीडियोस के लिए। वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।